आप क्लास 11 में तो भी पढ़ सकते हैं, क्लास 12 में है तो भी पढ़ सकते हैं, और अदर क्लास में है तो भी पढ़ सकते हैं जानने के लिए कि क्वांटम है क्या, क्योंकि क्वांटम समझना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। तो क्वांटम हम क्यों समझते हैं, जैसे मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का सारा खेल है, चाहे आप इलेक्ट्रिक पढ़ो चाहे विद्युत धारा पढ़ो, तो बिना इलेक्ट्रॉन का कुछ संभव नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन की बात अगर हम करते हैं तो इलेक्ट्रॉन क्वांटम संख्या ही बताता है, क्वांटम संख्या ही बताता है कि एक इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितने हैं, नाभिक के बाहर कितने कोष हैं, उसका आकार क्या है, इलेक्ट्रॉनों का चक्रण क्या है, दिशा किधर है, क्या उसमें मैग्नेटिक गुण है या नहीं है। तो उस सभी को जो जानकारी देता है उसे कहते हैं हम क्वांटम संख्याएं। तो क्वांटम संख्या एक प्रकार का संख्या है जो इलेक्ट्रॉनों की स्थिति, आकार, ऊर्जा बताता है, उसे हम कहते हैं क्वांटम संख्याएं। आप लोगों ने नाभिक के बारे में तो सुना होगा कि नाभिक कैसे आया था। रदरफोर्ड ने अल्फा किरणों का बमबारी किया था, तो उन्होंने बताया था कि इसके बीच में क्या है, इसके बीच में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहता है, उसे हम नाभिक कहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि नाभिक बराबर क्या हो सकता है, तो आप कह देंगे नाभिक बराबर होता है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन को ही क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं। अब इस नाभिक के चारों ओर एक वृत्ताकार मार्ग होता है, वृत्ताकार रास्ता होता है। अब ये रास्ते सर कितने हो सकते हैं बाबू, रास्ते कोई लिमिट नहीं है, रास्ते बहुत हो सकते हैं। अब सपोज करिए कि आप एक स्कूल है, तो एक स्कूल में अलग अलग क्लास होंगे। अब एक क्लास में एक लिमिट होती है कि एक क्लास में कितने बच्चों को हम बैठा पाएंगे, तो ऐसे इनका भी एक लिमिट होता है, इनका भी कक्षा होता है। इसे हम पहला कक्षा बोलेंगे, दूसरा कक्षा बोलेंगे, तीसरा कक्षा बोलेंगे। अब इस पहले कक्षे में, दूसरे कक्षे में, क्योंकि पहला कक्षा छोटा है तो बहुत कम लड़के आएंगे, बड़ा कक्षे में थोड़ा ज़्यादा लड़के आएंगे। तो यहाँ हम लड़कों की वजह हम कर रहे हैं कि लड़कों को कंपेयर कर रहे हैं हम इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। तो हम जब लड़के बोलेंगे तो आप लोग समझना कि इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। अब ये पहले घर की बात कर रहे हैं, मतलब पहले कोष की बात कर रहे हैं, तो पहले कोष में फिक्स होगा कि सर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं पहले कोष में, 2। कैसे, बोरबरी एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने कहा था कि कोषों में जो इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं वो 2n² के रूप में भरे जाते हैं। अब n बराबर अगर 1 रख देंगे तो 1 का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, 2 1 2 आएगा। अब 2 रख देंगे तो 2 दूना 4 दूनी 8 आएगा। 3 रखेंगे 3 त्रिक 9 दूनी 18 आएगा। मतलब कि अगर n बराबर 1 रखें, मतलब n क्या है। अब इसी क्वांटम संख्याओं को, अभी हम चल रहे हैं कि n क्या है, इसी क्वांटम संख्याओं को समझने के लिए हमें 4 चीज़ों को पढ़ने की ज़रूरत होती है। मतलब क्वांटम संख्याओं को 4 भागों में बांटा गया। कौन कौन से, एक होता है भैया क्वांटम संख्या में पहला जो होता है उसे कहते हैं मुख्य क्वांटम संख्या। क्या कहते हैं, मुख्य क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या कहते हैं। अब ये मुख्य क्वांटम संख्या क्या होता है, एक होता है मुख्य क्वांटम संख्या और एक होता है दिगंशी क्वांटम संख्या, इसे कहते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। दूसरा होता है एजिमुथल क्वांटम नंबर, तीसरा होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और चौथा जो होता है आपका स्पिन क्वांटम नंबर। तो हम पूरा का पूरा नहीं कवर करेंगे क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स है ही बहुत बड़ी चीज़, तो इसमें हम आपको पहले ओवरऑल पूरा समझा देते हैं कि मुख्य क्वांटम संख्या क्या होती है। तो मुख्य क्वांटम संख्या देखो आपको क्या क्या बता सकता है। जैसे ये मान लीजिए नाभिक है, तो मुख्य क्यों पहले पढ़े भाई, बात बताओ, मुख्य को पहले ही पढ़ा जाता है। जैसे मान लो स्कूल में आप चले गए तो डायरेक्ट आप कक्षा में थोड़ी घुस जाएंगे, पहले आप प्रिंसिपल के पास जाएंगे। प्रिंसिपल मतलब मुख्य, तो इसलिए इसे कहते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब n इसे हम डिनोट करते हैं सर जी m से, ठीक है। अगर मैं कह दूं कि n बराबर 1, तो ये बताता है कि पहले कक्षा की हम बात कर रहे हैं। तो n क्या क्या बता सकता है, मुख्य क्वांटम संख्या क्या क्या बता सकते हैं, तो ध्यान से सुनो। n बताता है परमाणु की त्रिज्या या आकार। क्या बताएगा, पहला चीज तो बताएगा कि इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या, इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या या इलेक्ट्रॉनों की लास्ट वाले में संख्या बताएगा, तो पहला चीज हो गया। दूसरा बता देगा कि इलेक्ट्रॉनों का जो इनके साइज, क्या बताएगा, इनकी साइज, आकार बताएगा। हाँ सर जी ठीक, सर जी आकार किसे बताएगा, ध्यान से सुनना। जो नाभिक होता है, नाभिक तो बता दिया हूँ कि नाभिक क्या होता है, नाभिक इक्वल टू न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन को ही नाभिक कहते हैं। लेकिन इस नाभिक को बहुत छोटा होता है, इसकी त्रिज्या लोगों ने निकाल लिया है कि इसका जो त्रिज्या होता है r इक्वल टू -10⁻⁻15 मीटर होता है, ठीक। लेकिन बाबू अगर इसी नाभिक के बाहर अगर हम कोई कक्षा लगा दें तो देखो इसकी त्रिज्या बढ़ गई ना। अच्छा एक कक्षा और लगा दें, देखो इसकी त्रिज्या और बढ़ गई ना। और कक्षा लगा दें तो इसकी त्रिज्या और बढ़ गई। मतलब कि हम यहाँ n जो बताता है यह परमाणु का आकार भी बताता है कि उसकी त्रिज्या कितनी है। दूसरी चीज कि n और क्या बता सकता है, अच्छा
इसमें देखो, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताएगा कि किसमें पहले कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, दूसरे कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, मतलब अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, एन ये भी बताएगा। अच्छा, और क्या बताएगा, तो बाबू एक बात बताओ, जैसे पहले घर में जब 2 इलेक्ट्रॉन है तो एनर्जी कुछ कम लगेगा, दूसरे में जाएंगे तो 8 हो जाएगा तो एनर्जी और ज़्यादा लगेगा। मतलब कि एन और एक चीज़ बताता है, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा। क्या बताता है, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बताता है। तो 3 चीज़ तो बता देता है कि इलेक्ट्रॉन क्या क्या बताएगा, कि इलेक्ट्रॉन बता सकता है कि इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम कितनी होती है, इलेक्ट्रॉनों की त्रिज्या बता सकता है, इलेक्ट्रॉनों का आकार बता सकता है, परमाणु का आकार बता सकता है, और क्या बताता है कि इसमें एनर्जी कितनी होगी। अब कैसे कैसे निकलेगा, तो चलिए हम आपको बता देते हैं। आता है एन कोषों की संख्या बताएगा, और क्या बताएगा, एन कोषों की संख्या। सर जी, कोषों की संख्या क्या बता रहे, वही कोष मतलब कक्षा, चाहे इसे कोष बोलो चाहे कक्षा बोलो, बात एक की चीज़ है। अब ये कोष क्या हो सकते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जैसे ये नाभिक है, नाभिक के चारों ओर क्या होते हैं, वृत्ताकार मार्ग क्या है, कक्षा या कोष कहलाते हैं। अब इस कोष को कभी कभी आप लोगों ने ऐसे सुना होगा KLMN, मतलब कि अगर n बराबर 1 हो तो ये बताता है कि इस परमाणु में पहले कक्षा की बात हो रही है। n बराबर अगर 1 कह दूं तो मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, पहले कक्षा की बात कर रहे हैं। अच्छा, n बराबर अगर हम 2 कर दें बाबू, तो इसका मतलब हम दूसरे कक्षा की बात कर रहे हैं। और बोरबरी के अनुसार जो इलेक्ट्रॉन भरते हैं वो 2n² के रूप में भरते हैं, मतलब 2, 8, 18, 32, मतलब, और इसी को शॉर्टकट नाम रख दिया गया कि अगर आप कक्षा कक्षा जैसे कहने में शर्म भी लगता है, तो कक्षा को आप KLMN, सर जी KLMN तक रखते हैं, नहीं कुछ भी रख दो यार, OPQRS जो भी। ये बताता है कि n बराबर 1 के लिए, ये बताता है n बराबर 2 के लिए, n बराबर 3 के लिए, n बराबर 4 के लिए, इधर डॉट डॉट डॉट, कोई दिक्कत नहीं। n बराबर 1 मतलब पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 8, फिर 18, फिर 32, किसके अनुसार से, बोरबरी के अनुसार से, इसी फार्मूले से इलेक्ट्रॉन को भरा जाता है। अच्छा सर जी, यहाँ तो समझ में आ गया, लेकिन सर जी एक बात बताइए, जब नाभिक की त्रिज्या तो फिक्स है, नाभिक की त्रिज्या तो होती है 10⁻⁻15, तो n और एक चीज़ बताता है कि n, जैसे मैंने पहले कोष की बात किया, तो पहले कोष की जो त्रिज्या होगी थोड़ा कम होगा, दूसरे जब बढ़ जाएगा, एक कोष और आ जाएगा तो उसकी त्रिज्या बढ़ जाएगी। तो त्रिज्या कैसे निकालते हैं, तो त्रिज्या एक्चुअली में इसका फार्मूला होता है r, कैसे हम बता सकते हैं कि इसकी त्रिज्या कितनी है, तो -0.529 n² बटा ZA। सर ये ZA क्या होता है बाबू, जो ZA होता है वो बताता है प्रोटॉनों की संख्या। अच्छा, प्रोटॉनों की संख्या क्या है, अरे वही जो अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉनों को त्यागने की प्रवृत्ति रखता है, जिससे अपना अष्टक नियम पूरा हो जाए। अब सर जी अष्टक नियम क्या होता है बता दें, चलो ठीक है सुन लो। जैसे देखो, प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है, जैसे मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन है, जैसे मान लीजिए क्लोरीन की बात कर रहे हो, सोडियम की बात कर रहे हैं, तो सब मरते किसके लिए हैं, हम लोग किसके लिए मरते हैं, अरे पेट के लिए मरते हैं। अगर वैसे ये केमिस्ट्री जो है ना, केमिस्ट्री अपने अष्टक के लिए मरते हैं, सब मारा मारी 8 के लिए होती है। हर एक एटम चाहता है कि मेरा पहला घर पूरा हो। मैंने ध्यान से सुनना, मैंने ये कहा कि सब चाहते हैं कि मेरा अंतिम घर पूरा भरा हो, बस। अगर पूरा नहीं भरा होगा तो क्या करेंगे, बगले वाली सुधार ले लेंगे, कम होगा तो किसी को दे के उसका पेट भर देंगे। जैसे अगर हम सोडियम की बात करें तो सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11, तो 2, 8, 1, मतलब पहले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन, 2, दूसरे में 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और तीसरे में कितने होते हैं, 1। अब देखो इसके अंतिम कोष में तो 1 इलेक्ट्रॉन है, मैंने क्या बोला कि 8 ही से चाहिए, सब 8 के लिए मरते हैं। अब जब ये 8 ही इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, तो बताओ ये 7 किसी से मांग पाएगा, खुद भिखारी है, ये 7 किसी से मांग पाएगा नहीं, तो ये किसी को दे देगा। ये जिसको देगा उसी के नाम साथ नाम जोड़ दिया जाता है। ये भाईचारा बहुत गजब की होती है, केमिस्ट्री का रूल है। तो ये क्या बन जाते हैं, NaCl। जरूरी नहीं कि NaCl ही बने, क्योंकि कोई परमाणु ऐसे भी होंगे, जैसे हम फ्लोरीन की बात करें तो इसके अंतिम कोष में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो जिसके कारण ये इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, तो ये इसके पास उठ जाएंगे 8, और ये इसका अंतिम कोष ख़त्म हो गया तो इसका भी अष्टक पूरा और इसका भी अष्टक पूरा। इसीलिए केमिस्ट्री का नियम है कि इसके नाम को जोड़ दिया जाता है। समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात। और यही जो देता है, जितना इलेक्ट्रॉन देता है वही उसकी कहलाती है प्रोटॉनों की संख्या।
या कहलाते हैं आपको ऑक्सीकरण संख्या। कोई दिक्कत नहीं है सर जी। अच्छा सर जी क्लोरीन क्या होता है, क्लोरीन का एक ठो एग्जाम्पल बता दीजिए कि क्लोरीन कैसे बताएंगे। तो क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 17 2 8 7, मतलब अंतिम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो इसे एक चाहिए और सोडियम ने क्या किया था, एक किसी को दे दिया था। तो जब आप किसी को दे देंगे तो प्लस हो जाएगा, अब जितना आप देंगे उतना प्लस हो जाएगा। एक दिया तो एक प्लस, दो देगा तो दो प्लस, तीन देगा तो तीन प्लस, और चार देगा, चार देने के लिए अलग बुक आ जाती है जिससे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं, जिसमें कार्बन वार्बन रहता है। अब ये क्लोरीन है तो क्लोरीन के पास 7 है तो ये किसी से ले लेगा, तो जब ये किसी से ले लेगा तो क्लोरीन पर होता है माइनस हो जाता है। कोई दिक्कत है नहीं है सर। अब देखो इसकी जो आकार बढ़ रहे हैं बाबू, तो इसकी त्रिज्या पहले छोटी होगी, इसकी त्रिज्या थोड़ा और बड़ा हो जाएगा, इसकी त्रिज्या और बड़ी हो जाएगी। मतलब जैसे जैसे कोष कक्षा का मान बढ़ता जाता है वैसे वैसे त्रिज्या का मान बढ़ता जाता है। तो अगर जिसके अंतिम कोष में केवल एक इलेक्ट्रॉन रहे, जैसे अगर हम हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, सर जी आप तो बोले हैं कि हर एक परमाणु अष्टक के लिए मरता है, तो सर जी हाइड्रोजन और हीलियम किसके लिए मरेंगे? हाँ तो गजब का क्वेश्चन है। देखो हाइड्रोजन के पास इक्कीस इलेक्ट्रॉन है तो ये इसमें केवल इक्कीस कोष रहेगा। क्यों? क्योंकि पहला रूल क्या है, पहला रूल जो घर भरा जाता है वो 2 8 भरा जाता है, या तो 8 के लिए मरेंगे या तो 2 के लिए मरेंगे। अब ये हाइड्रोजन बेचारा बहुत गरीब लड़का है, बहुत गरीब लड़का है, ये कहेगा कि यार हम 8 तो हम किसी को दे नहीं सकते, हम 8 हमारा कब जीवन में नहीं होगा, इसको 8 होने के लिए 7 चाहिए। अब ये कहेगा, ऐसे ताकेगा तो कहेंगे सब लोग यार तुम इतने कम हो तो तुम 7 को हम कैसे दे दें, ऐसा करो तुम ही किसी को दे दो। तो ये जब ये दे देता है तो हाइड्रोजन प्लस हो जाता है, लेकिन कभी कभी खुश हो जाता है, कहता है यार कोई दया खा के हम में अगर दे देते ना तो हमारा 2 इलेक्ट्रॉन तो भर जाता, मतलब पहला कक्षा तो भर जाता। इसीलिए कभी कभी हाइड्रोजन माइनस भी दर्शाता है। तो समझ गए ना कि हाइड्रोजन प्लस और माइनस क्यों होते हैं, इसलिए पीरियोडिक टेबल में इसे 2 स्थानों में रखा गया है। कोई दिक्कत है नहीं है, अच्छी बात है, समझ गए। जब मैंने क्या बोला, ये जो फार्मूला होता है ये n का मान होता है कि n बताता है कोषों की संख्या। दूसरे कोष का त्रिज्या अगर निकाल रहे हैं तो n बराबर 2 रख देंगे, और ZA बताता है प्रोटॉनों की संख्या, मतलब अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। n का मान रख देंगे, ZA का मान रख देंगे, गुणा कर देंगे, हमारा आंसर मिल जाएगा कि त्रिज्या कितनी है, लेकिन माइनस में। लेकिन सर ये फार्मूला क्या सभी त्रिज्या कोष के लिए है? नहीं, मैंने क्या कहा, ये केवल उसी के लिए है जिसके अंतिम कोष में एक इलेक्ट्रॉन हो, जैसे हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन, हीलियम प्लस। सर जी हीलियम प्लस कैसे? बाबू हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन। तो मैंने कहा 1 प्लस, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया, तो जब 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया तो कितना बचा? 1 का इलेक्ट्रॉन ना बचा। जैसा लिथियम 2 प्लस, लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना? 3, 2 उठा के दे दिया तो 1 इलेक्ट्रॉन नहीं बचा। बिल्कुल, तो ये फार्मूले केवल उसी के लिए है जिसके अंतिम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, उसकी सहायता से हम इसकी त्रिज्या को निकाल सकते हैं। कि फार्मूला क्या है? -0.529 n²/Z। कोई दिक्कत नहीं है सर जी। त्रिज्या, सर जी एक क्वेश्चन आता है कि सर अगर इलेक्ट्रॉन सर जी 5 4 3 2 हो तब उसकी त्रिज्या हम कैसे निकालेंगे? बढ़िया क्वेश्चन है। तो उसकी त्रिज्या हम निकालने के लिए, अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन हो तो उसकी त्रिज्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे? देखिए उसके लिए अलग फार्मूला है। देखिए अब उसकी त्रिज्या निकालने के लिए फार्मूला होता है Z=n। उसकी त्रिज्या निकालने के लिए R= होता है n²h²/4 π²ZE²। सर जी ये किसके लिए वैलिड है? ये बाबू मैंने क्या कहा, ये किसी भी इलेक्ट्रॉन या किसी भी कोष को निकालने के लिए, हम त्रिज्या निकालने के लिए हम इस फार्मूले का उपयोग करेंगे। सर जी n क्या है? n आप जानते हैं कि n बराबर 1 रखेंगे तो हम पहले कोष का बता देंगे त्रिज्या कितनी है, 2 रखेंगे दूसरे कोष का बता देंगे। सर जी h क्या है? h को हम कहते हैं प्लांक नियतांक। प्लांक नियतांक इसका जो मान होता है 6.6 × 10⁻34 जूल सेकेंड होता है। कोई दिक्कत नहीं। सर जी ये Z क्या होता है? Z प्रोटॉनों की संख्या होता है। E क्या होता है?
ई होता है -1.6 गुणे 10⁻⁻⁹ ये ई आवेश होता है इलेक्ट्रॉन का मान, कूलाम में होता है। ठीक है, अगर इन सब का वैल्यू हम उठा के यहाँ रख देंगे, पाई का मान हम जानते हैं, जेड का मान हम जानते हैं कि अंतिम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, ई का मान जान गए, एच का मान जान गए, एन का मान जान गए, रख देंगे तो हमारा आर का मान मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है आप लोग कमेंट में जरूर बता दीजिए कि इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है। अब एनर्जी का फार्मूला क्या होता है कि सर जी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि पहले कोष में एनर्जी कितनी है, दूसरे कोष में एनर्जी कितनी है, तीसरे कोष में एनर्जी कितनी है, तो उसके लिए अलग फार्मूला होता है। उसका फार्मूला होता है EN=, हर एक कोष की अपनी अपनी एक एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो हम कैसे निकाल लेंगे, इस फार्मूले से हम निकाल सकते हैं -2π² me² H क्या होता है, प्लांक नियतांक होता है। N क्या होता है आप जानते हैं, कोषों की संख्या, किस कोष की बात कर रहे हैं, पहले के, दूसरे के, तीसरे की, चौथे, मान रख देंगे। H का मान रख देंगे 6.6 × 10⁻34 जूल सेकंड। अच्छा सर M क्या होता है, M का मान आप रख देंगे कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, आप लोग पता होगा, नहीं पता हो तो हम बता देते हैं, 9.1 × 10⁻31 kg, माइनस होता है 31 kg। सर ई का मान अभी जस्ट मैंने बताया, ई का मान -1.6 × 10⁻19 कूलाम होता है। और जेड क्या होता है, मतलब प्रोटॉनों की संख्या, मतलब अंतिम कोष में कितने प्रोटॉनों की संख्या उपस्थित है, रख देंगे। पाई का मान रख देंगे, 2 का मान रख देंगे, गुणा भाग कर देंगे, हमारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। उससे हमको ये पता चल जाएगा कि सर जी उस कोष में, पहले कोष में या दूसरे कोष में या तीसरे कोष में कितना एनर्जी है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट पार्ट में ये ज़्यादा वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसलिए इसी पे विराम लगाते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि दिगंशी क्वांटम संख्या क्या होते हैं, चक्रण क्वांटम संख्या क्या होते हैं, मैग्नेटिक क्वांटम संख्या क्या होते हैं, उसके बारे में हम डिटेल्स डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।